बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, एक वक्त हुआ करता था कि ख़त किताबत हुआ करती थी एक दूसरे को पैगामात पहुँचाने के लिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि तार भेजे जाने लगे, फिर टेलीग्राम के ज़रिए ख़त किताबत होने लगी, फिर उसके बाद टेलीफोन आया, बराह रास्त बातचीत होने लगी, फिर SMS का दौर चला, फिर व्हाट्सएप का दौर आया। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में आजकल फिर से ख़त किताबत की बातें हैं। ख़त एक दूसरे को भिजवाए जा रहे हैं और ख़तों के ज़रिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। वो रिकॉर्ड पर लाने की बातें हो रही हैं। कोई ख़त लिखता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कोई ख़त लिखता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब एक और ख़त की बाज़गश्त है जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीर किया गया है। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा था, अब एक ख़त उन्होंने आर्मी चीफ साहब को लिख दिया है। अब ये ख़तों की जो भरमार इस वक्त दिखाई देती है, क्या इसका आउटकम कोई निकल पाएगा? पाकिस्तानी सियासत में जो बेचैनी पाई जा रही थी, क्या वो अनरेस्ट जो है वो रेस्ट में तब्दील हो रहा है और तमाम चीज़ें सेटल डाउन होने की बातें हो रही हैं, या जो एक मुहीब सी चुप है ये किसी बड़े तूफ़ान का पेशखैमा है? पाकिस्तान की सरमायाकारी के अंदर, पाकिस्तान की मईशत के अंदर, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के दादोशुमार, इसका घोरक धंधा एक तरफ, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं उसको लेके बात होगी। और आने वाले दिनों में जो चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान उसका मेज़बान है, उससे पहले किसी ग्रैंड ऑपरेशन की बात हो रही है। वो ग्रैंड ऑपरेशन किसके खिलाफ होगा इसके ऊपर भी बात की जाएगी और बैनुल अक़वामी मंजरनामे के ऊपर भी बात होगी, हुकूमती इत्तेहादियों पर बात होगी, अपोजिशन के मामलात के ऊपर बात होगी। यही मंजरनामा आज का होगा जिसको डिस्कस किया जाएगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, समझते हैं गुज़श्ता कुछ दिनों में लिखे गए खतूत जो हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं और उसका आउटकम क्या निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर बात है, पहले तो चिट्ठी आती नहीं थी, SMS पे ही गुजारा हो जाता था। अब शुक्र करें दोबारा चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई हैं। कुछ चिट्ठियों में शिकवा होता है, उसमें जवाबी शिकवा होता है और कुछ चिट्ठियों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इख्तलाफात दूर होते हैं। जब आप किसी से नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ है तो आप अगर उसे क्लियर नहीं ना करेंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नाराज़गी गलतफहमियां मज़ीद बढ़ती जाएंगी। और कई सियासतदान, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ये होता है कि गलतफहमियाँ इतनी बढ़ जाएँ, उसी से उनकी दुकानदारी भी चलती है। मैं तन्नू नहीं कह रहा, मैं सियासतदानों की तरफ का बात कर रहा हूँ। नहीं तुसी मेरे नाल गौर ना तक ना जो मैं गल कर लगना तो टाइम ही डट जा लगदा डायरेक्ट टू कैमरा। अच्छा नहीं तुसी वो इस वक्त अपनी इंट्रोडक्शन रखा हूं। ठीक है, तो ऐसे होता है। आज जो खत लिखा है, एक तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है, वो खत है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, या इंडिविजुअल की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान ही सब कुछ है। कोई उसे साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे समझे या किसी और तरीके से समझे, उस खत में बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर भी हैं। और यह भी कहा गया है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान एक है। ये फ़ौज मेरी है, मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ और हम सब ने मिलकर इस दहशतगर्दी की जंग को, इस मुआशी जंग को जीतना है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो सबकी तरफ से आनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं कि आज की चिट्ठी जो है ना, शरीकियां नूं अग लग गई, शरीकां नूं अग लग गई। चिट्ठी आई जो सज्जना दी ना, तो शरीकां नूं अग लग गई। तो ये चिट्ठी जो है ना, वो शरीकों को आग लगाने के लिए भी है। ये चिट्ठी एक ऐसा पैगाम देने के लिए भी है, जो लोग ये तासुर देते थे कि शायद कोई गेम हो रही है, शायद कोई ऐसा मामला हो रहा है, आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर से कोई लोग बातें कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के बाहर से तो बड़ी क़ुव्वतें पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश करती हैं, जिस पे हमारी पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारे उसे नाकाम बनाते हैं। पाकिस्तान के बहुत सी क़ुव्वतें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान को मुत्तहिद करने की कोशिश, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसमें उन्होंने पीका एक्ट का भी जिक्र किया है, उसमें उन्होंने बाकी मामलात का भी जिक्र किया है, जमहूरी हुकूमत, अवामी हुकूमत, ये सारी चीज़ें का जिक्र किया है।
और अब ये ख़त व किताबत का सिलसिला मैं सिर्फ आज ये बता दूँ आगे बढ़ेगा, पड़ेगा। हाँ हाँ बहुत आगे बढ़। यासर साहब, ये ख़त व किताबत का सिलसिला रुकेगा नहीं। मेरे पास एक खबर ये है कि एक ख़त अगले 2 से 3 दिन में फिर जाने वाला है। उसके दरमियान में उस खत का जवाब आएगा? जवाब आए ना आए, खत जाने वाला है। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल सच्ची मुची की जो खबर है ना बता रहा हूँ, खत जाने वाला है। और ये खत मुझे इसकी तस्दीक जो है, आपने दूसरी बातों को डाउटफुल बना दिया, ये सच्ची मुची नहीं इसको मैं कह वैसे के। मैं आप हंसते भी रहे ना, आपके चेहरे पे अक्सर मुस्कुराहट कम होती है, अच्छा, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, महंगाई बहुत हो गई है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हंसते खेलते अपने नाज़रीन भी हमारे ना वो मुझे लिखते हैं, कई आपको भी लिखते होंगे कि हमारी आपस की वो नोक झोंक से बड़े महफूज होते हैं। चले किसी चीज़ से महफूज भी होते हैं और महसूस भी होते हैं। महफूज हो जाए बेहतर है, महसूस होना और बात है। इस दौर में महफूज होना भी बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात है। घर से निकले तो दुआ लेके निकलते हैं, वापस जाइए फैसले की तरह महफूज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए वो हाँ ये तो है यार। यासर आज एक काम और हुआ, फिर चलते हैं चैम्पियन ट्रॉफी की तरफ। ये क्या हो गया आज? ये शर्जील मेमन साहब और साईं साहब के खिलाफ रेफरेंस चला गया जो नैब का। मालूम नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी सारी गेम सेट कर रहे थे, सेट करते करते उनकी ख़राब हो गई है। अब ये समझ नहीं आई, देखें ये या तो एक तंबीह भी हो सकती है उनके लिए। नहीं देखें, ये तो पकड़ना तो किसी और को था। हाँ, तो साथ लाजमी बात है, जो भी जायदाद ट्रांसफ़र हुई है वो तो उन्हीं के दौर में हुई है ना। हाँ। वो मिनिस्टर भी वही थे, हाँ। सारा कुछ वही था। अब ये नैब को क्या कहेंगे? क्या या फिर मेरी वो बात है जो मैंने एक दिन प्रोग्राम में कही थी, जिस दिन मैंने कराची से आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ दूरियां तो वही ना, मैंने कहा होने या वाली तो हैं। तंबीह करने के लिए ये कहा गया। मुझे लग रहा है कि मैदान जो है ना, मैदान चैम्पियन ट्रॉफी के बाद एक और चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है। ये क्रिकेट की चैम्पियन ट्रॉफी गुजर जाए, उसके बाद सियासी चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है। नॉकआउट सिस्टम होगा इसमें, बिल्कुल नॉकआउट सिस्टम। लेकिन राणा साहब, पाकिस्तानी सियासत में नॉकआउट तो नहीं हो सका ना अभी तक। नहीं नॉकआउट सिस्टम में कोई सियासी जमात जो है ना, वो इक़्तिदार से नॉकआउट हो सकती है ना, दोबारा किसी और के साथ। यहाँ पे क्या है, IPL में नहीं देखा आपने, एक खिलाड़ी पता चलता है लाहौर के साथ था, अगली दफ़ा पता चलता है इस्लामाबाद के साथ था, PSL में PSL IPL में सॉरी PSL में। तो यही चलता है क्रिकेट का। चूँकि आपको ज़्यादा पता है ना, तो इसलिए मैं, आप एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, मैं अच्छा आपसे क्रिकेटर अच्छा खिलाड़ी है ही कोई नहीं, पता नहीं लगता कितने कितने खेल जाते हैं यार तो मैं मैं आपको एक और बता ये दूं। वैसे अच्छे खिलाड़ी की क्या निशानी होती है जो बातों बातों में अगले को खिला मैं दे। आपको एक चीज़ बता दूँ यासर, एक तो 8 फरवरी आपको सरप्राइज मिलेगा। सर मिल चुका। नहीं, अब फिर 8 फरवरी को सरप्राइज मिलेगा। दूसरी बार ये कहें ना, दूसरी बार 8 फरवरी को सरप्राइज इसलिए कि मैंने इतना चार्ज PTI का कारकुन पहले नहीं देखा। बहुत चार्ज कारकुन है लाहौर में भी। लाहौर में भी जी। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश किया पता करूं कि लाहौर में करने क्या जा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे। मेरी बड़े लोगों से बात हुई, यार बता तो दो ना। उन्होंने कहा नहीं जी, बता दिया तो बात ट्रैवल करती करती जो है निकल जाती है। हमने तो अभी कारकुन को अभी नहीं बताया किस वक्त हमने कहाँ पे करना है, कितनी जगहों पे करना है और कैसा सरप्राइज देना है, ये आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा चले, यानी मैंने कारकुन को चार्ज देखा है। उसी तरह जिस तरह मैंने पिछले साल इलेक्शन से 2 दिन पहले गली गली मोहल्ले कारकुनों को देखा कि अचानक से निकल आए और निकल के लोगों के घरों में पर्चियां बचानी शुरू कर दी, निकल के लोगों से मिलना शुरू हो गया। अब भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ उनकी मूव है। अब मैं खुद परेशान हूँ कि इतनी तेज़ी के साथ मूव तो इनकी ये पूरा साल में नहीं रही थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें ऊपर से जब मिलती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, तो वो और ज़्यादा उसमें एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा मुझे लग रहा है कि 8 फरवरी जो है ना, ये फरवरी का महीना जो है, ये कुछ चंचल रहेगा और इस महीने में कुछ सियासी बड़ी तब्दीली मैं देख रहा हूँ। और अगर इस महीने में जो 20 और 22 तारीख को एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आ गई, तो उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें जो है वो तब्दील होती नज़र आती हैं। उसके बाद आपको सियासी इस्तेहकाम कितनी तेज़ी से आता दिखाई देता है? बहुत तेज़ी से, लेकिन डिपेंड ये करता है उसका बेनिफिशरी कौन होगा। आप 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। कल की आपने तकरीर सुनी है गवर्नर सिंध की,
वो इस तरह लगे जैसे सियासतदानों से बेजार है। फैसल वाडा भी सियासतदानों से बेजार है और बहुत सी जगहों पर सियासतदानों से बेजार होने वालों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर है पीएमएलएन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और वो एक दो तीन एक दो तीन चार छः सात जो हैं जमातें उसकी सीटों की। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तहरीक इंसाफ की वापसी नज़र आ रही है। मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की वापसी है। इक़्तिदार में हो या मजबूत ऑपोजिशन के तौर पे, वो तो है, लेकिन अच्छी जगह पे तहरीक इंसाफ नजर आ रही है मुझे। जो साइन है ना इस वक्त, सर अच्छी जगह में कोई इस्तारा भी तो दे दें कि किस तारा तरीके से, मुझे समझे आ जाए। मामूजी कौन से है एक मुझे भी तो बताया करें सर, आपको मखमसे वाली बातें कर जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैं कम से कम इतना तो मैं साथ बैठता हूँ सर, मुझे तो इशारा नहीं, आपको भी ब्रेक में मैं सारा कुछ बताता हूँ। बात यह है कि असर मेरे पास जो इतला है ना, तहरीक इंसाफ मजबूत तरीके से आ रही है और तहरीक इंसाफ में बहुत से मामला तय हो रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं, जो रुकावट है या किसी चीज़ में कोई मामला है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको सेट होता नज़र आएगा। और ये जो 2 माह है ना, सिर्फ 2 महीने, फरवरी मार्च, आपको इसमें इतनी बड़ी सियासी डेवलपमेंट नज़र आएगी कि आप सोच नहीं सकते। आप ये अंदाज़ा लगा लेना, तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमने चैम्पियन ट्रॉफी के दौरान कोई मुजाहरा नहीं करेंगे ताकि इस मुल्क की इज़्ज़त का मामला है। और तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़त लिखना और ख़त के आप वो 6 के 6 नकात पढ़ें तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इशारा दे रही हैं कि इसका मतलब है किसी जगह से कोई तो कुछ कर रहा है ना, डील नहीं होगी। मैं आपको एक बताऊं, एक चीज़ तो क्लियर हुई ना, इस मुल्क में जो तफरका पैदा करना था, जो तफरीक पैदा करनी थी, जो आपस में एक लड़ाई पैदा करनी थी, वो ख़त्म हो गई। उसका मेरा दूसरा ज़रा 8 फरवरी को देखें। 8 फरवरी 2 इम्तिहान है। तहरीक इंसाफ का इम्तिहान ये है कि तहरीक इंसाफ के मतलब जो था आखिरी इस्लामाबाद इवेंट के बाद, कि अब ये ठुस हो गई। ये बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक सरप्राइज़ देने जा रही है, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं उनके माबैन जो खलीज है, क्या वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी? राना साहब, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने इशारा दिया है, दूसरी तरफ MKM जो है, ये MKM की तनकीद का शाखसाना आपको लगता है या फिर MKM की तैयारी कहीं और बढ़ती जा रही है? 2 चीज़ें ज़हन-नशीन कर लें आप। पीपल्स पार्टी MKM की निस्बत बहुत मजबूत है सिंध में। MKM की निस्बत पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है। ऑब्वियसली उनकी हुकूमत। अब MKM की मुझे नहीं याद कि किस दौर में MKM की लड़ाई नहीं रही। पीपल्स पार्टी के साथ हो, किसी वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ भी रही है, तहरीक इंसाफ के साथ भी रही है। यानी मुझे नहीं याद आता कि कोई ऐसा वक्त हो जब इनकी लड़ाई ना हो। लड़ाई तो इनकी होती है। चले राना साहब, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब हमें जो राना साहब सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, क्या हाल? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी राना साहब, वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, एक तो सर ये बताइए कि ये MKM जो है ये वफाक में इत्तेहादी PMLN की है, इसके कई जो वादे थे वो PMLN ने वफा नहीं किए, वो उसका गुस्सा पीपल्स पार्टी पे क्यों निकाल रही? देखिए, हमारा और MKM का मसला यह है कि कराची हमारी कंस्टिट्यूंसी थी, MKM को दी गई, पीपल्स पार्टी ने उसको वापस रीगेन किया है, न सिर्फ जनरल इलेक्शन में बल्कि अब क्योंकि मेयर के इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीती है, तो उसके ऊपर MKM के अंदर एक गुस्सा है, MKM के अंदर एक परेशानी है, उसका इजहार वो कई तरीके से करते रहते हैं, तो ये चलता रहता है। मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, बस वो उनको अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए कुछ तो कहना है। लेकिन सर नहीं सर, बसद एहतराम
आप कहते हैं कि गेन पीपल्स पार्टी ने किया है। सर गेन तो एमकेएम ने भी किया है ना। आप पिछले दौरे इक़्तिदार में उनकी नशिस्तें देख लें, अब देख लें, उनको तो 2x का बूस्ट लगा है सर। देखिए, एमकेएम के पास कराची एक तवील अरसे तक रहा, उनको दिया गया, उनकी जगह बनाई गई अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत में। उसके बाद जब एक वक्त आया तो एक विंडो आई ऐसी जिसमें उनको थोड़ा सा स्क्वीज हुआ, और वो विंडो जो स्क्वीज हुई थी वो भी पीटीआई ने गेन कर लिया। पीपल्स पार्टी अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी को रीगेन कर रही है। उस पे वो समझते हैं कि वहाँ पे कराची में और सिंध में पीपल्स पार्टी की फॉलोइंग ज्यादा है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, तो उसके वो अपने लिए परेशानी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ग्रेजुअली लोकल बॉडीज भी जीत गई है, एमपीएस के इलेक्शन भी जीती है, एमएनए के इलेक्शन भी जीती है, तो अब वो कराची को अपनी जो है मुकम्मल तौर पे आमाजगाह या अपनी मर्जी का एरिया समझते हैं कि वहाँ सिर्फ उनकी मोनोपोली है। वो मोनोपोली टूट रही है और उसका उनको एहसास है, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें होती रहती हैं। अच्छा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ जो भी एग्रीमेंट था, जिसके बाद अब आपकी सीसी ने, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ने इख्तियार जरदारी साहब को दे दिया कि जरदारी साहब अब इस पर फैसला करें, तो क्या कोई पेशरफ्त हुई कोई पंजाब में जो आपके साथ मेरा ख्याल है अभी तो सदर साहब की इस मामले में कोई खास मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है चंद दिनों में वो इस पे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ बात करेंगे। असूली तौर पे यही होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इंतहाई जिम्मेदारी से इस पर मुबाहिसा किया है, एक एक पॉइंट को देखा है, क्या गलती है, हमारे एंड पे तो नहीं है, तो अल्टीमेटली यही फैसला हुआ कि बजाय इसके कि हम इसको किसी वजह तनाज़ा बना लें, हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बड़े और मुस्लिम लीग के बड़े बैठ के ये जो तयशुदा इशूज हैं, जो हमारे रिटर्न माहदे हैं, उनके रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करें। ये ज़्यादा मौजूद रास्ता है, हमने यही चुना है। अच्छा कायरा साहब, जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखा है, आप इसे पॉलिसी शिफ्ट कहेंगे या ठंडी हवा का झोंका कहेंगे या किसी और पैराए में इसे देखते हैं? देखिए, खान साहब के रवाबत बढ़ाने का अमल तो आपको पता ही है। वो तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि मैं चाहता ही हूँ कि उनसे मेरे मुज़ाकरात हों, तो बहुत दिनों से कह रहे थे, बल्कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात से इनकारी थे, और वो कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात करूँगा तो सिर्फ उनसे करूँगा। अब अगर उन्होंने मुज़ाकरात की वो सूरत नहीं बन पाई या उनकी तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने खत लिखा है, तो ये भी एक नुक्ता आगाज करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा कायरा साहब, आपको नजर क्या आ रहा है ये पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या होना चाहिए? राना साहब, जिस बात को इस्तेहकाम कहा जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट के बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तान में गुजरी है जो जमहूरी हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो और उसमें इस्तेहकाम रहा हो? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी तो ये चैलेंजेस हर हुकूमत के साथ रहे हैं। इकोनॉमी का चैलेंज है, मुखालफीन उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। हर आने वाले वक्त में जब जब सियासी निज़ाम गैर मोतबर हुआ है, सियासी जमातें कमज़ोर हुई हैं, ये कबीलों की, पैसे की, बिरादरियों की, मसलक की, इसकी सियासत को ज़्यादा फ़रोग मिला है, तो पॉलिटिक्स श्रिंक हुई है और गैर सियासी माहौल जो है वो ज़्यादा बढ़ा है, तो उसका नुकसान हुआ है। मैं देख ही रहा हूँ कि ये अमल जूं बढ़ रहा है, पाकिस्तान के ओवरऑल वजूद को भी जो नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि बाइंडिंग फोर्सेस जो होती है ना जमहूरी अमल के अंदर, वो सियासी जमातें होती हैं, जहाँ पे आप नफरतों से हट के मुल्क के एक खित्ते का रहने वाला, एक हिस्से का रहने वाला मुल्क के दूसरे हिस्से के साथ रहने वाले के साथ नारा लगाता है, एक झंडा लगाता है, एक लीडरशिप को मानता है और उसको फॉलो करता है, उसकी फिलॉसफी के साथ खड़ा होता है, तो ये बॉन्ड बनता है। एक जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, इस तरह मुख्तलिफ ख्याल जमातों के लोग अपनी अपनी जगह पे जब इकट्ठे होते हैं तो वो सारे पाकिस्तान को आपस में एक बुनकर में बुन देते हैं। जब वो कमजोर होगी तो नेचुरली मुल्क के हालात भी खराब होंगे। सर, आपकी सोच आपके सियासी तजर्बे के हिसाब से हकीकत पसंदाना है, लेकिन अगर जदीदियत
की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो क्या सिर्फ माजी को देखते हुए हाल के ऊपर सब्र कर लेना चाहिए, या फिर माजी की रिवायात अगर नहीं तोड़ी जाएंगी तो फिर मुस्तकबिल बेहतर कैसे होगा? और आपको पाकिस्तान में सियासी मुस्तकबिल कब और कैसे बेहतर होता दिखाई देता? दो काम होने जरूरी है जी। एक तो ये है कि आप पहले फैसला करें कि गलती कहाँ पे है, और सियासी जमातों के यहाँ जो कमजोरी है उसको सियासी जमातें दूर करें। और दूसरा कि जो हमारी एक तवील एक हुक्मरानी के अंदर उनका यानी पाकिस्तान बनने से लेकर उसके बाद से अभी तक एक माइंड सेट है इदारे का, आप उसको एकदम धक्का देकर तो सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते। और जो कुछ लोगों का ख्याल है कि हम इनकलाब ले आएंगे, धक्का देकर इस इदारे को पीछे कर लेंगे। दुनिया के कुछ ममालिक में जहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कंपैरेटिवली बेहतर हो गए थे, लोग आपस में जुड़त में आ गए थे, एक कौमी तशख्खुस उनका बना हुआ था, वहां पे हमें कुछ इस तरह के शासकाने नजर आए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो आपने अपने इदारे का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसको भी कमजोर नहीं करना, और ग्रेजुअली अपनी स्पेस वापस लेनी है। अपनी स्पेस वापस लेने से मुराद ये है कि आपने सिविल स्पेस को बढ़ाना है। तो सिविल स्पेस को बढ़ाने में तो कोई अमर माने नहीं है। पार्लिमान अपना रोल अदा करे, सियासी जमातें अपना रोल अदा करे, ये तो हमारे एंड पे है। दूसरे एंड पे आप बैठे हैं कि मीडिया के अंदर जो डिबेट पाकिस्तान को कंसोलिडेट करने, बेहतर और मुस्तहकम करने, ये जब भी हम कह रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, सियासी इस्तेहकाम इसी तरह आएगा अगर मीडिया रोज मीडिया से मुराद ये नहीं है कि सारा, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया जो ये करता है कि कमर जमान ने कोई गलत कमजोरी बात कह दी, अपनी जहालत की बुनियाद पे कोई गलत बात कह दी, उसको उठा के आपने दूसरे के मुंह में डाला कि फलां ये कह रहा था, उसके जवाब में ये आ गया। तो ये जो एक गर्मा गर्मी करा के स्क्रीन तो चल रही है, काम तो चल रहा है, लेकिन उससे जो तसादम की कैफियत है वो फ्यूल हो रही है, वो ठंडी नहीं हो रही। उसको भी आपको देखने की जरूरत है कि आपको अपनी पॉलिसियां बदलें। और तीसरी तरफ अवाम खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी चुनाव करते वक्त अगर आपने फैसला करना है कि असेंबलियों में बैठे लोग, आपके वोट के सहारे गए लोग, वो आपके फैसले करेंगे, तो फिर जिन लोगों के हवाले आपने अपना मैंडेट करना है, अपना ज़मीर उनके हवाले करना है, पहले उनकी अहलियत देखिए, उनकी काबिलियत देखिए, उनका माजी देखिए, उनके किरदार देखिए, और फिर उनको चुनाव करके भेजिए। अगर गलत लोगों को, दो नंबरियों को, वफाक परस्तों को, मेजोरिटी में आप उन्हीं को आगे भेज रहे होंगे असेंबलियों में, और फिर आप तवक्को कर रहे हो कि ये मेंबर बन के, ये वजीर बन के, ये हुकूमतें बना के ये अब अचानक अच्छे लोग हो जाएंगे और अच्छे फैसले करने लग जाएंगे और इनके दिमाग बदल जाएंगे। तो मेरी नज़र में तारीख में तो ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये समाजी दबाव होता है, लोगों का प्रेशर होता है, जिसकी बदौलत जमहूरी अमल में जो हुक्मरान होता है उसकी तनाबें दुरुस्त होती है, जो मेरा ख्याल। तो ये तीन जैसे हैं मेरी नज़र। अच्छा कायरा साहब, आप चूँकि एक अवामी सतह पे बहुत चाहते हैं, आम लोगों में आपका उठना बैठना, अवाम में जाना, ये एक बहुत बड़ी, आप हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होते हुए भी अवाम में जाते थे, पार्लियामेंट के बाहर रहते हुए भी अवाम के साथ अपना रिश्ता नहीं छोड़ते। आप क्या समझते हैं कि अवाम को जो मुश्किलात थी, महंगाई की, बेरोज़गारी की और जो कारोबारी मुश्किलात थी, आप समझते हैं कि इस एक साल में कोई फ़र्क पड़ा है, कोई बेहतरी हुई है? राना साहब, जहां तक ताल्लुक कारोबारी लोगों का है तो मुझे तो कारोबारों में लोग पैसे कमाते नजर आते हैं। मुझे तो रोज गाड़ियों के शोरूम भरे हैं, लोग खरीदारियां कर रहे हैं, बाजारों में जाए तो दुकानें भरी हुई हैं, लोगों के दफे जो हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए। हाँ, हमारे मुल्क में जरा टैक्स के निज़ाम को जरा स्क्वीज किया गया है या बेहतर करने की कोशिश की गई है, तो उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गया है। जो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लग रहा था और नेगेटिव सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वहां पे थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ आया है। प्रॉपर्टी के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी थी और ब्लैक वेल्थ थी, जो कि स्टेट एक्सपेक्टर को कुछ नहीं दे रही थी, उसको जब थोड़ा सा चेक किया गया है और उसके ऊपर कोई कदगन लगी है, तो वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जरा कम हुई है, जिसके नतीजे में हमें थोड़ा सा श्रिंक नजर आता है। जो तनख्वाहदार तबका है और खास तौर पर दिहाड़ीदार तबका है, उनकी जिंदगी में तकलीफ जरूर आई है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ा दी, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। जितना महंगाई का इफेक्ट आया है उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने शेयर किया है, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई आबादी वो हमारे मसाइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और हमें देखने की जरूरत है। मैं जब शादी हालों में जाता हूँ तो मुझे कोई शादी हाल खाली नजर नहीं आता। शादियां हो रही हैं, आम आदमी हो या अमीर आदमी हो, अल्ले तल्ले हो रहे होते हैं। आप अपने त्योहारों में देखते हैं, आप बाजारों में देखते हैं, आप मुख्तलिफ मौकात पे जाते हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि कहीं जहाँ पे गुर्बत है वहाँ पे लोगों की जिंदगी और तंग है, लेकिन मैं आपको तसल्ली से ये बात कह रहा हूँ, आपके में तजर्बा यही होगा कि आज से 40 साल पहले हमारे मुल्क का गरीब आदमी जिन हालात में जिंदगी गुजार रहा था, आज का गरीब आदमी उससे कंपैरेटिवली बेहतर है। बहुत बेहतर नहीं है, आज भी गरीब है, आज भी मसाइल का शिकार है, लेकिन आज उसको कंपैरेटिवली खाना निस्बतन बेहतर मिल रहा है। हाँ, अब मेयारात बेहतर हुए, उमरा के भी, मिडिल क्लास के भी और गुर्बत के। सो उसको गवर्नमेंट को उसके हालात बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है, कर रही है। और ये कोई क्विक फिक्स नहीं होता, ये अचानक नहीं हो जाना, ये किसी के पास कोई दम छू मंतर नहीं है, बल्कि इकोनॉमी दुरुस्त होगी, स्टेट के पास हालात बेहतर होंगे, डेट हमारे ऊपर कम होगा, इन्हिसार कम होगा, और हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ा सकेंगे, प्रोड्यूस को बढ़ा सकेंगे। हम अपने इल्म की तरफ फरोग देंगे, अपने इल्म को फरोग देंगे। ये जो 3 करोड़ बच्चे हमारे आज, हमारे लिए बायस शर्म है ना कि 3 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं देख सकते। जो स्कूल जाते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो एक और अजाब है। और फिर हमने दुनिया के आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करना है, तो ये हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी वक्त के साथ चीजें आस्ता आस्ता बेहतर। सर, एक आखिरी सवाल, MBS के पाकिस्तान विजिट के इम्कानात कितने हैं और उसके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के ऊपर असरात क्या देखते हैं? MBS का पाकिस्तान आने का बहुत इम्कान है, बिल्कुल उनकी विजिट हो सकती है। पाकिस्तान का इंतहाई करीबी साथी, दोस्त, भाई मुल्क सऊदी अरेबिया है, और उसके हुक्मरान अक्सर पाकिस्तान आते रहे, हर दौर में आते रहे। अब भी मुझे नहीं पता उनका कोई प्लान है कि नहीं, लेकिन अगर प्लान हुआ या कहा जाए या प्लान हो तो वो बिल्कुल विजिट करेंगे पाकिस्तान को। और उनके आने के असरात क्या होंगे? MBS इस वक्त डिफेक्टो हुक्मरान है सऊदी अरेबिया के, वही फैसला साज है, तो उनके पाकिस्तान आने से यकीनन पाकिस्तान खुद अपनी तैयारी करे, उनको यकीन तसल्ली दिलाए, तो पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान से बहुत सारा रोजगार कमाने लोग वहां जा सकते हैं, मैन पावर वहां जा सकती है, पाकिस्तान को इल्म की सहूलतें फराहम करने में उनकी हुकूमत हमें बहुत सपोर्ट कर सकती है, हमारी वर्क फोर्स को ट्रेन करने के लिए टेक्निकल स्किल्स वो बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है 8 फरवरी के हवाले से, एक तरफ ये बादिन नज़र में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को बड़ा जो इज्तिमा है वो सवाबी में करेगी, और क्या ये इज्तिमा सवाबी की सतह तक महदूद रहेगा, और क्या पंजाब से काफ़िले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, या फिर पंजाब के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से एक नई प्लानिंग होगी, और उस प्लानिंग के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितने महसूस होंगे? क्योंकि माजी करीब के अंदर जितनी भी प्लानिंग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं, इंतज़ामी तौर पर दबाव बहुत ज़्यादा रहा है, तो अब की बार उसके नताइज किस तरीके से होंगे? पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर की सियासत में बुनियादी फ़र्क क्या रहेगा, और कानूनी मंजरनामे पे क्या चीज़ें इस वक्त सामने आएंगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने। मेहरबानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानो साहिबा, क्या समझती हैं कि इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में 8 फरवरी के दिन को बड़ी अहमियत दिलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन पंजाब में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों से बहुत सारी इतलात, बहुत सारी शिकवे शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करती रही है मकामी सतह की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। तो क्या पंजाब में कोई बड़ा इज्तिमा होगा, या फिर बड़े इज्तिमा की बजाय बड़ा सरप्राइज होगा? जी देखिए, जो जिन खदशात का आपने इजहार किया वो सब तो हम पिछले 2 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हैं, छापे हैं, चार दीवारी हर महीने पामाल होती है। जब भी कोई एहतजाज अनाउंस होता है हमारे हलकों में, हमारे वर्कर्स के घरों में पुलिस घुस आती है, उनकी छतों से घुस आती है, उनके बेडरूम तक घुस आती है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। जो जबर और धौंस और जो फस्तायत इस मुल्क पर ढाई जा रही है, ये तो पिछले 2 साल से किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम इसके आदी हो गए हैं। ना हम पर्चों से घबराते हैं, ना हम जेल जाने से डरते हैं। आप देख सकते हैं पंजाब की ही क़यादत है जो पिछले 1.5 साल से जेल में है। जो सीनियर तरीन
पंजाब के, वो आज भी जेल में हैं और वो बड़ी बुर्दबारी से उस जेल का सामना कर रहे हैं। ना उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उन्होंने कभी कोई शिकवा किया है, ना कोई शिकायत की है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं और हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। 8 फरवरी के हवाले से खान साहब के हुक्म बड़े वाजे हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब के हर हलके में एक एहतजाज हो पूरे पाकिस्तान में, इसको यौम सियाह के तौर पे मनाया जाए और हम मनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के अब तो सियासी मुखालफिन भी ये कहते हैं कि हमें यकीन नहीं था कि शाह महमूद कुरैशी साहब इतना स्टैंड, इतनी लंबी जेल काट लेंगे। कुरैशी साहब ने एक नई तारीख रकम कर दी। क्या कुरैशी साहब को अब भी ऑफ़र्स हो रही हैं, या कुरैशी साहब को अब भी कोई ऐसी बात को मिलने आने की कोशिश कर रहा है, या किसी के ज़रिए ऑफ़र्स दे रहा है कि आप हमारे साथ आ जाएं, या खान साहब को छोड़ दें, या मसालत के लिए बीच में किरदार अदा करें? जी, मुझे तो हमेशा यकीन था कि मेरे वालिद इसी तरह का स्टैंड लेंगे, क्योंकि जब जब मुल्क के मफाद की बात आई है उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है। चाहे वो रेमंड डेविस का सिलसिला हो, चाहे वो साइफर के उनकी नज़र में पाकिस्तान के मफाद इसी में है। ये पाकिस्तान से संजीदगी अगर किसी को भी है तो वो यही स्टैंड लेगा। मेरे ख्याल में कि कोई गुंजाइश नहीं बची किसी किस्म की डील की। अगर तो हम अपने लिए लड़ रहे होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की है, एक जाली 47 पे बनी हुकूमत ने किस किस्म की कानून साजी की है और किस तरह की गई है। आप 26वीं आईनी तरमीम ले लें, उसको तो हम अब यही लक़ब दे सकते हैं कि ये वो प्रो मैक्स है, क्योंकि जिस तरह, और यही खदशा हमने किया था, आला अदालत में और उसमें कोर्टिंग की जा रही है, जिस तरह चुनखिब किए जा रहे हैं जजेस, इसकी तो आपको मार्शल लॉ के दौर में भी तज़ील नहीं मिलती है। उसके बाद आप देखिए कि पीका जैसी जो अमेंडमेंट आई है, पीका में ऐसे काले कानून तो हमने पहले कभी बने नहीं देखे, और किसी जमहूरी निज़ाम में तो नहीं। अगर हम इसे जमहूरी निज़ाम कहें, माजी में हमने इस मुल्क में मार्शल लॉज देखे हैं, मगर ऐसा निज़ाम नहीं देखा जो इस वक्त इस मुल्क में जमहूरियत का लिबास हमारे सामने बैठा है। मैंने वो एक सवाल इसमें किया था कि कोई ऐसी ऑफर शाह महमूद कुरैशी साहब को आई हो, क्या मसालहत का किरदार अदा करें? जी, ऐसी गुफ्तगू के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची मेरे ख्याल में। अगर हुकूमत संजीदा होती हमारे साथ गुफ्तगू करने में, मुज़ाकरात में, तो वो जब हमने लिख कर उनकी तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड्स दे, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो मुतालबात हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा थे, मगर हमने हमारी संजीदगी का, आप इस बात से तयन कर सकते हैं कि हमने बाकी सबको पीछे रखा। हमने सिर्फ इतनी बात की कि आप 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें, मगर उस पर भी हुकूमत की तरफ से ना किसी आमादगी का इजहार हुआ, बल्कि हमने हुकूमत की तरफ से क्या सुना कि ये तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं। तो अगर कोई भी इस वक्त इस मुल्क में संजीदा होता कि मुज़ाकरात के जरिए इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना है, तो ऐसा ना करते, मगर हम माजी में के हैं, वो तो यकीन ही डंडे के इस्तेहकाम में रखते हैं। राना साहब, जिस तरीके से मेहरबानो साहिबा बात कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि वो पुराने रफ़का खान साहब के जिन्हें तोड़ने की बातें होती रहीं, नहीं टूटे, यानी लाइक चौधरी परवेज़ इलाही साहब, कुरैशी यास्मीन राशिद साहिबा या दीगर और अफराद, इनके जैसे मौजूए बहस में सिर्फ खान साहब रहते हैं, दूसरे अफराद नहीं आते? आपने अक्सर औकात सुना होगा, दूसरे अफराद का मौजूए बहस भी ना आना और फिर भी उनका टिके रहना, ये कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं पहले अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा ना हुआ था, ना किसी ने सोचा था कि नज़रिए के ऊपर लोग खड़े होते थे इक़्तिदार के लिए। मगर मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी सियासी जमात दिखा दें जिसके इतने लोग पकड़े गए हों, इतना उनके साथ ये सारा कुछ होता हो, इतने मुकदमात उन पर दर्ज हो, कोई एक सियासी जमात मुझे बता दें। या इतना अरसा
और उसके बावजूद उनको जलसे की इजाज़त इसलिए मिले कि वो जलसा कमाल का कर देंगे। मेहरबानो साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, राना साहब सवाल कर सकते हैं आप। मेहरबानो साहिबा, जो मैं सवाल पूछ रहा था मुझे उस मुबहम सा जवाब सुनाई दिया है क्योंकि आवाज़ में मसाइल का सामना था। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या समझती हैं कि इस्लामाबाद वाले इवेंट के बाद ये 8 फरवरी का इवेंट जो है ये किस हद तक मुस्तनद हो सकता है, कारगर हो सकता है, ज़ोरदार हो सकता है? जी देखिए, आप अगर 26 नवंबर को हवाला दे रहे हैं तो आप वो जो आपने धमकी लगाई उसका हवाला दे रहे हैं कि जो 26 को हुआ वो 8 को भी हो सकता है। सबसे नहीं, पहले मैं उस बुनियाद पे नहीं, एक परसेप्शन बादी नजर में ये पाया। कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ उसमें तो सबसे हैरान कौन बात जिसपे आप सबको परेशान होना चाहिए है, तो ये तो हुकूमत की तरफ से एतराफ हो गया कि 26 नवंबर को जो सानिया हुआ जिसमें हमारे बेगुनाह शहरी, निहत्ते शहरी शहीद हुए, वो फिर हुकूमत ने ही करवाया। जो गोली क्यों चलाई हम पूछते हैं, और हम पूछते हैं किसने हुक्म दिया, तो इस बात का तो एतराफ हो गया कि हुक्म हुकूमत ने दिया। और किस लिए दिया? क्योंकि वो लोगों को खौफजदा करना चाहते थे, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ें और गले बंद करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त एक जमहूरी निज़ाम ही नहीं इस मुल्क में, क्योंकि हम इंसानी बुनियादी हकूक़ में यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम आइन में यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम एक जाली मैंडेट को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। ये तो वाज़े हो गया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने वोट के लिए निकलेगी, वो पीटीआई के लिए सिर्फ नहीं निकलेगी, वो निकलेगी इस नुक्ते पे कि 8 फरवरी को हमने जहां वोट दिया हमारा वोट नहीं गिना गया। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लोग जिस तरह 8 फरवरी 2024 को अपनी राय देने निकले थे, वो 8 फरवरी 2025 को अपने वोट का दिफा करने भी निकलेंगे। अच्छा, ये आज खान साहब ने एक ख़त लिखा है आर्मी चीफ साहब को, इसको किस नज़र से देखती हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि मैं एक साबिक वजीर आज़म होने के नाते इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों की निशानदेही करूँ, क्योंकि मेरे मुल्क को खदशात लाहक हैं। मेरे मुल्क के जो इदारे हैं वो बदनाम भी हो रहे हैं और वो कमज़ोर भी किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे आपको मालूम होता है कि अगर कोई सियासतदान इस मुल्क में या कोई लीडर इस मुल्क में अपने मुल्क के साथ और उसके मफादात के साथ संजीदा है तो वो इमरान खान साहब हैं। वो अपने जो कुछ उनके साथ हुआ उसको एक साइड पर रखकर आज भी यही आवाज़ उठा रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए। इस मुल्क में इस्तेहकाम की बर्बादी है, इस मुल्क की मईशत की बर्बादी है, इस सब का उन्होंने जो है तज़किरा किया है। और मेरे ख्याल में जो पॉलिसी साज हैं और जो ताकतवर हलके हैं इस मुल्क के, अगर तो वो वाकई इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं तो वो इस पर ज़रूर गौर करेंगे। अच्छा मेहरबानो साहिबा, अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखा जाए बतौर पार्टी, वहाँ पर जो इख्तलाफात थे, धड़ेबंदी थी, फिर जो तब्दीलियाँ हुई, उन तब्दीलियों के बाद आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो जो टैग एक लग रहा था खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी मामलात का, वो ख़त्म हो चुका है, अब मामलात बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं? देखिए जी, कोई धड़ेबंदी नहीं थी जमात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें मुख्तलिफ सोच के लोग पाए जाते हैं और हर बड़ी जमात में जो है मुख्तलिफ राय होती है। मेरे ख्याल में जो चेंजेस, जो तब्दीलियाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से हुई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, उनके कंधों पे ऑलरेडी बहुत भार है जिसको वो बखूब निभा रहे हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह हम जमात के अंदर तंजीम साजी करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, उसके लिए एक और बंदे को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी था और मेरे ख्याल में वो जुनेद अख्तर साहब बहुत एक खूब अंदाज में कर रहे हैं। तो आप पंजाब में भी कुछ और तब्दीलियां देख रही हैं? जी, पंजाब में देखिए आलिया हमजा साहिबा जो हैं उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है नामजद किया गया है। मुझे उनके साथ उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं और मैं देख भी रही हूँ वो बड़ी मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह हमारा, अगर आप देखें, हमारा फोकस इस वक्त हमारी अपनी जमात पर है, अपनी जमात को और मजबूत करना, अपनी तंजीम साजी पे फोकस करना। हम एक मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू कर रहे हैं, तो हम तो मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं।
आगे हुकूमत की जो फस्तायत है उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है, मगर हम जो है अपनी जमात के लिए, इस अवाम के लिए, इसके वोट के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए और जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए, उसके हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए तगोदो करती रहेगी। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।